नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पिछले 72-80 घंटों के अंदर क्या कुछ तस्वीरें रही, उससे हम सभी वाकिफ हैं। कैसे नेपाल में एकदम से प्रदर्शनकारी ग्राउंड पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर वहां पे जो प्रधानमंत्री ओली थे उनको सत्ता से हटाया जाता है। मांग लगातार वहां पर की जाती है और फिलहाल नेपाल की सिचुएशन की अगर बात की जाए तो नेपाल में अभी चीज़ें कंट्रोल में हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल कुछ घंटों पहले अगर तस्वीरों की बात करें, 1 से 2 दिन पहले की बात करें, तो वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल वाली तस्वीरें नजर आ रही थी। सुशीला कार्की जो कि नेपाल के इतिहास में 2 बार अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। पहला, वो पहली वहां की महिला चीफ जस्टिस के रूप में थी और अब वो दूसरी बार उन्होंने इतिहास रच दिया है, चूंकि वो वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन नेपाल में जो स्थिति अभी बनी हुई है, उस स्थिति में भारत के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है। अब कैसे आज इसको हम समझेंगे, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब बांग्लादेश की सिचुएशन थी, तब बांग्लादेश के बाद भारत में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी कि जिस तरह बांग्लादेश में सिचुएशन बनी है, वहां के युवा परेशान हुए, कुछ उसी तरह की सिचुएशन भारत में भी बन सकती है। और अब जब नेपाल धू धू करके जल रहा था, नेपाल में आग सुलग रही थी, नेपाल पूरा आग का एक तरह से अंबार में तब्दील हो चुका था, तब भारत में इसकी हलचल देखने को मिली। भारत में भी इसकी आग की लपटों का, जो आग नेपाल में लगी हुई थी, उसकी लपटों का असर भारत में देखने को मिला। वो गर्माहट यहाँ पर महसूस की गई। वो कैसे? विपक्षी दल यहाँ पर लगातार इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह की सिचुएशन नेपाल में बनी, वैसी सिचुएशन भारत में भी बन सकती है। अब कैसे, क्यों विपक्ष ये बार बार बात कह रहा है? दिल्ली से बंगाल तक का सफर अब क्या विपक्ष के लिए नेपाल एक तरह से अपॉर्चुनिटी बन चुका है? क्योंकि दिल्ली बंगाल तक तो इसकी आग देखने को मिल रही है। अब इस चीज को भी हम समझेंगे कि मैं दिल्ली और बंगाल का यहाँ पर जिक्र क्यों कर रही हूँ, और ना केवल विपक्षी दल जो कि केंद्र के विपक्ष में यहाँ पर खड़े हैं, बल्कि जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, वो वहां पर विपक्ष का रोल अब निभा रही है। वहां पर बीजेपी इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि नेपाल की सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं अखिलेश यादव के बयान की बात करूंगी, चूंकि अखिलेश यादव विपक्षी दल के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर कहा कि जो सिचुएशन फिलहाल नेपाल में बनी हुई हमें नजर आई, जिस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट किया गया जेनजीज के द्वारा, कुछ उसी तरह का प्रोटेस्ट भारत में भी हो सकता है। भारत के युवा भी यहाँ पर सड़कों पर आ सकते हैं और इस तरह की प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया कि जो सिचुएशन वहां पर देखने को मिली, कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, भारत में भी देखने को मिल सकती है। जब उनसे सवाल किया गया नेपाल की स्थिति को लेकर, तो उन्होंने यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। चूंकि लगातार विपक्ष हम ये देखते हुए नजर आए हैं कि विपक्ष लगातार वोट चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाता हुआ हमेशा नजर आया है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम विपक्षी दल के जो प्रमुख चेहरे हैं वो इस बात को उठाते हुए नजर आए हैं कि केंद्र यहाँ पर सारी एजेंसीज को कंट्रोल करता है। और इसी सिलसिले में इस बात को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर इसको दोहराया गया कि अगर भारत में इसी तरह से वोट चोरी होती रही, एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ, उनके स्टेटमेंट का मतलब यही था कि अगर भारत में भी वोट चोरी होती रही तो सिचुएशन जैसे नेपाल में थी वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर भी जो युवा है वो सड़कों पर आ सकते हैं। अब ना केवल अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, बल्कि कांग्रेस के भी एक नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उदित राज ने इस बात का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही कि बेशक नेपाल में जिस तरह की स्थिति बनी, भारत में भी वो स्थिति बन सकती है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार बार बार कोशिश करती है कि लोकतंत्र को खत्म करे, संविधान को वो कमजोर कर दे, लेकिन हमारे संविधान की खासियत ये है कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है। इसी बात का जिक्र हम इस वीडियो में भी कर रहे हैं। इसी बात का जिक्र हम हमेशा से करते हुए आए हैं कि जब जब नेपाल बांग्लादेश से भारत को कंपेयर किया गया, तुलना की गई, चूंकि बांग्लादेश की जो स्थिति रही, नेपाल की जो स्थिति रही, वो दयनीय स्थिति थी। लेकिन बार बार ये बात सत्ता पक्ष के द्वारा भी कही जाती है कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं है
किन छिटपुट घटनाओं से बिखर जाए, इस तरह की चीजों से बिखर जाए, क्योंकि भारत यहाँ पर न केवल काम करता है बल्कि प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अब देखिए, नेपाल में जब सत्ता बदली तो भारत और नेपाल की तुलना आमतौर पर बांग्लादेश के वक्त भी की गई, श्रीलंका के वक्त भी की गई, और जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन चल रहा था, जब वहां पर तालिबानी ताकत आ चुकी थी, तब इस बात का उस टाइम भी जिक्र हुआ था कि जिस तरीके से तालिबान वहां पर सत्ता में आई है, जो हमारी भारत की हुकूमत है, वो हुकूमत भी किसी तालिबानी से कम नहीं है। वो यहाँ पर भी इस बात को लेकर कहते हुए आए थे कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं, अपनी चीजें थोपते हैं बेसिकली भारत के ऊपर। और अब फिर से बयानों की बाढ़ आ चुकी है, सैलाब आ चुका है। कोई कहता है नेपाल में जो आग लगी वो भारत के अंदर भी धधक रही है, कोई ये भी कह रहा है कि युवा नाराजगी विस्फोटक है, और किसी ने ये भी नसीहत दी कि भारत में तख्ता पलट की आशंका को हल्के में ना लिया जाए। सरकार इसे विपक्ष की धमकी बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सुधार की मांग बता रहा है। यानी कि सत्ता पक्ष का ये कह रहा है कि विपक्ष डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि तो सुधार की मांग है, एक तरह से सुधार के तौर पर सुझाव है एक। अब सवाल ये, क्या भारत में तख्ता पलट संभव है? तो इसका जवाब अगर हम देखें तो ना के तौर पर होगा। कैसे, वो भी समझेंगे। क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका में जब तख्ता पलट हुआ था तब विपक्षी नेताओं ने ये बात बढ़ चढ़कर कही थी, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही रही। चूंकि श्रीलंका में हुआ तब भी भारत का हमारा संविधान वैसे ही स्ट्रांग था, भारत की सरकार स्ट्रांग रही। बांग्लादेश में हुआ तब भी संविधान स्ट्रांग रहा, संविधान की जड़ें मजबूत रही और सरकार हमारी चलती रही। ना तो चुनी हुई सरकारों को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ और ना ही वो सरकार गिरी थी। लेकिन क्या नेपाल जैसे हालात पर भारत में जब अगर ऐसे हालात बने तो जेनजीज ऐसे सड़कों पर उतर सकते हैं? तो अगर इसका सलीके से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर जवाब हम दोनों तरफ से देखें तो एक बड़े ना के तौर पर सामने आ रहा है। ठोस कारण की बात करते हैं। भारत का संघीय ढांचा जो कि बहुत मजबूत है, भारत की संवैधानिक संस्थाएं जो कि स्वतंत्र हैं, संसद में बहस के अवसर हैं, विपक्ष के नेता खुद लोकतंत्र की मजबूत जड़ों की दुहाई देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उदित राज जी भी जब यहाँ पर सामने आए थे, जब उन्होंने जिक्र किया था इस बात का कि भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी संविधान की जड़ें मजबूत हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत है। वहीं कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी जब सामने आए तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि हमारे भारत की खूबसूरती है ये, हमारे संविधान की खूबसूरती है ये कि उसकी जड़ें काफी ज्यादा मजबूत है। और अब जिस बात का मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था, दिल्ली से बंगाल तक, और न केवल विपक्षी जो बीजेपी के जहां पर बीजेपी सरकार है उसके विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो इस बात को कह रही हैं, बल्कि जहां पर बीजेपी विपक्ष का रोल निभा रही है वहां पर इस बात को कहा जा रहा है। अब कैसे, तो देखिए, पश्चिम बंगाल से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं अर्जुन सिंह। उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि बंगाल के युवाओं को नेपाल से सीखने की जरूरत है, ये सलाह उन्होंने दी और ममता सरकार को सत्ता से हटाने की अपील की। अर्जुन सिंह ने ये बयान दिया चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं, और टीएमसी ने उत्तर 24 परगना के कई थानों में उनको लेकर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई है हिंसा भड़काने के नाम पर। नेपाल जैसे विद्रोह की बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कही, लेकिन जैसा यहाँ पर मैं शुरुआत से कहती हुई आई हूँ कि चीजें उतनी आसान नहीं हैं जिस तरह से हम देखते हुए आ रहे हैं। चूंकि नेपाल में किस तरह की स्थिति थी वो हमने देखी, बांग्लादेश में कैसी स्थिति थी वो हमने देखी, श्रीलंका की स्थिति भी हमने देखी, लेकिन अब जो फिलहाल नेपाल में सरकार है और जो बांग्लादेश में सरकार है जिससे कंपेयर यहाँ पर किया जा रहा था, अब उन दोनों सरकारों से सीखने की यहाँ पर जरूरत है। अब वो कैसे, बांग्लादेश की जो नसीहत दी गई थी कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी उसके बाद भारत में बन सकती है, और नेपाल में जो भी स्थिति बनी है, और नेपाल में चूंकि सरकार यहाँ पर बदल चुकी है, वहाँ की जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वो सुशीला कार्की बन चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो फिलहाल हैं प्रधानमंत्री अंतरिम मोहम्मद यूनुस, उन दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए और जब वहाँ से प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से हटी, तब मोहम्मद यूनुस ज्यादा करीब किसके नजर आए, ये तस्वीर हम सभी ने देखी थी। वो किस देश के ज्यादा करीब थे वो हमने देखा, किस देश के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे थे वो हमने देखा। लेकिन जब सुशीला कार्की यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी उसके बाद उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया था भारत के
और नेपाल के संबंधों को लेकर। तो ऐसे में यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है कि जो बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं भारत की सिचुएशन को लेकर, और जिन देश से कंपेयर किया जा रहा है, जिन देशों से तुलना यहाँ पर की जा रही है, उनमें कितना बड़ा डिफरेंस है। फिलहाल इसको लेकर आप विचार कीजिए, और जो भी आपके विचार करने के बाद राय हो, जो भी आपके इसको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।